Hello, good morning, all of you. I, Anurag Jain, welcomes you all in our Polity Lecture Series, President Part 2. पार्ट 1 में हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा था कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसका निर्वाचक मंडल क्या होता है, निर्वाचक मंडल कैसे किस प्रणाली के द्वारा प्रेसिडेंट को चुनता है, वो सब हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 क्लास में देख लिया था। आज हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के बाद, प्रेसिडेंट चुनने के बाद प्रेसिडेंट को क्या करना होता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट जब बनता है तो उसको शपथ लेनी होती है। तो प्रेसिडेंट की शपथ का जो उल्लेख है, प्रेसिडेंट की जो शपथ का उल्लेख है वो हमारे आर्टिकल 60 में दिया गया है। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट की शपथ, इसको याद रखने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं। 60 शपथ कैसे बोल सकते हैं आप? 60 शपथ। ये 60 शपथ प्रेसिडेंट शपथ लेता है। अब इससे एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है कि प्रेसिडेंट किस चीज़ की शपथ लेता है। फिर से मेरा प्रश्न सुनिएगा। प्रश्न ये है कि प्रेसिडेंट किस चीज़ की शपथ लेता है। तो मैं यहाँ आप बता दूँ आपको कि प्रेसिडेंट हमेशा संविधान की रक्षा की शपथ लेता है एवं जनता के कल्याण की शपथ लेता है। संविधान की रक्षा एवं जनता के कल्याण की शपथ लेता है। सीधा सीधा एक प्रश्न बन सकता है आपका, क्योंकि बाकी जो मंत्री परिषद होते हैं वो सारे के सारे आपने सुना होगा कि पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पर यहाँ पर जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो प्रेसिडेंट हमारे संविधान की रक्षा करता है एवं जनता के कल्याण के लिए ही वो काम करता है। ठीक है। फिर अगली बात अगर हम देखते हैं तो अगली बात यह है कि भाई प्रेसिडेंट है, शपथ ली, आर्टिकल 60 में उसका उल्लेख है शपथ का। शपथ ली उसने हमारे संविधान की रक्षा की, जनता के कल्याण की। अब ये शपथ उसको दिलाएगा कौन? ठीक है भाई, प्रेसिडेंट तो खुद सर्वोपरि है, उसको कौन शपथ दिलाएगा? तो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का काम करता है हमारा CJI। CJI को बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाता है। वही जो भी तत्कालीन में CJI होगा या जो भी तत्कालीन में चीफ जस्टिस होगा, वही हमारे प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा। अब एक और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि अगर एट प्रेजेंट में CJI का पद खाली हो या उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो या वो छुट्टी पर गया हो, तब फिर कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा? तो जब भी CJI की अनुपस्थिति रहती है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम से वरिष्ठतम जज होता है, फिर से मेरी बात ध्यान देना, जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। जो भी वरिष्ठतम जज होगा वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, क्लियर? इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लेना, क्योंकि ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि CJI के या चीफ जस्टिस की एब्सेंस में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को वरिष्ठतम जज शपथ दिलाता है। कहाँ का वरिष्ठतम जज? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जज। किसकी एब्सेंस में? चीफ जस्टिस की एब्सेंस में। क्लियर? फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति आया, शपथ ली, शपथ दिलाई CJI ने, नहीं था CJI, वरिष्ठतम जज ने। फिर उसके कार्यकाल की बात आती है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होना चाहिए, कितने साल का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। सीधे सीधे यहाँ पर 5 वर्ष का होता है। पर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हमने देखा था कि जैसे मैक्सिमम आयु राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ भी नहीं है, उसी संदर्भ में अगर हम कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। पर इसमें एक कंडीशन हमेशा लगी हुई होती है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रहता है। बहुत ध्यान से आप बात सुनना मेरी। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा और
साथ ही साथ राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। रिक्त नहीं रहेगा से मतलब क्या है, रिक्त नहीं रहेगा के संदर्भ में क्या बात कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल में, अगर भगवान न करे कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वो पद खाली हो जाएगा। तो पद खाली नहीं होगा, उस पद को उपराष्ट्रपति संभालेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है उस समय, तो फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का पद एक दिन भी खाली नहीं रहेगा, कभी भी खाली नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल है 5 वर्ष का कार्यकाल है, अगर इस 5 वर्ष के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मान लो आप कि सन 2000 में अगर कोई राष्ट्रपति बना, यहाँ बता देता हूँ, सन 2000 में अगर कोई राष्ट्रपति बना है ना, अब वो 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेगा। सन 2000 में अगर कोई राष्ट्रपति बना तो 5 साल के लिए वो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, उसका कार्यकाल कब तक है, 2005 तक का उसका कार्यकाल है। ठीक है, 2000 से लेकर 3 साल तक उसने काम किया, 2003 में उसकी मृत्यु हो गई। अब जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो फिर एक प्रावधान है कि जो भी आप टेम्परेरी राष्ट्रपति बनाओगे वो 6 माह तक के लिए ही आपको बनाना है। वो एक अलग कंडीशन होती है कि हम उसको एक्सटेंड कर दें, पर हमको 6 माह के लिए ही राष्ट्रपति बनेगा। 6 माह के अंदर 6 माह के भीतर हमको राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी है एवं एक नया राष्ट्रपति बनाना है। ठीक है, अब सपोज़ करो कि 2003 में कोई जज समाप्त हो गया और 2003 के आखिर तक या 2004 में मान लो हमने यहाँ पे मान लो नवंबर 2003 में राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी, तो हमने 2004 तक में एक नया राष्ट्रपति चुन लिया। तब फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? प्रश्न ये बनता है कि अगर राष्ट्रपति की बीच में कहीं मृत्यु हो जाती है, तब फिर अगला जो राष्ट्रपति होगा वो क्या 2005 तक के लिए ही काम करेगा, मतलब रिमेनिंग टाइम के लिए ही काम करेगा? नहीं, जब भी अब जो नया राष्ट्रपति बनेगा ये पूर्णकालिक राष्ट्रपति रहेगा। पूर्णकालिक मतलब कि अब ये यहाँ से 5 साल के लिए ये राष्ट्रपति बनेगा, मतलब 2009 तक के लिए ये राष्ट्रपति बनेगा। जहाँ भी हम यहाँ पर इसका चुनाव करेंगे, राष्ट्रपति की रिक्तता पे 6 माह में चुनाव होंगे, 6 माह में चुनाव हुए, राष्ट्रपति आया, तो अब जो नया राष्ट्रपति आएगा वो चुनाव संपूर्ण अवधि के लिए होगा और पूरे के पूरे 5 साल, अगले 5 साल के लिए वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। नेक्स्ट जो 5 साल रहेंगे उसमें राष्ट्रपति नया राष्ट्रपति ही होगा। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट से आपको ये समझना है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा अगला, वो रिमेनिंग अवधि के लिए नहीं बनेगा, पूरी की पूरी 5 साल की अवधि के लिए ही वो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। जैसे कि बाकी सरपंच के चुनाव में या बाकी चुनाव में होता है कि रिमेनिंग अवधि के लिए हम पद पे किसी व्यक्ति को बिठाते हैं या नियुक्त करते हैं या हम चुनते हैं, निर्वाचित करते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के संदर्भ में वो पूर्णकालिक पूरे 5 साल के लिए ही वो अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा। राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष या कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? मेरा प्रश्न फिर से ध्यान से सुनना कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है। तो हमारा संविधान का आर्टिकल 57 ये कहता है, आर्टिकल 57 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब राष्ट्रपति आप निर्वाचित होते जाइए, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए राष्ट्रपति है, बस निर्वाचित होना इम्पोर्टेंट होता है। अनलिमिटेड बार, अनलिमिटेड टाइम्स आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, बशर्ते आपकी उम्र आपका साथ दे, आपका सांसद आपका साथ दे, आपका निर्वाचक मंडल आपका साथ दे, तो आप कितने ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनलिमिटेड बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं।
ठीक है। फिर अब राष्ट्रपति बन गया। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रपति जो कि इस देश का सर्वोच्च पद है, वो अपना इस्तीफ़ा किसे देगा, इसके इस्तीफ़ा कौन स्वीकार करेगा। तो राष्ट्रपति की अगर इच्छा नहीं है कार्य करने की, तो वो अपना इस्तीफ़ा हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा हमेशा उपराष्ट्रपति जी को सौंपता है। फिर उपराष्ट्रपति जी की ये ड्यूटी बनती है कि वो इसकी सूचना हाउस ऑफ द पीपल के लिए देंगे। हाउस ऑफ द पीपल मतलब अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा दे रहा है तो इसकी संपूर्ण जानकारी उपराष्ट्रपति जी को लोकसभा अध्यक्ष को देना ज़रूरी है या लोकसभा को देना ज़रूरी है, क्योंकि लोकसभा हमारे यहाँ नियमों का, संविधान का संशोधन करता है एवं नए कानून बनाता है। इसलिए अगर संसद में 3 मेजर पार्ट होते हैं, एक सांसद होती है, एक राष्ट्रपति होता है, और ये मिलकर संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये लोग मिलके बिल बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और इस कानून पे या जो बिल है, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते वो कानून का रूप नहीं लेता है। इसलिए अगर कभी राष्ट्रपति इस्तीफ़ा देता है तो इसकी संपूर्ण जानकारी उपराष्ट्रपति जी हमारे लोकसभा अध्यक्ष को देना ही देना है, जिससे कि उनका आगे का काम हो एवं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को हम दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आप इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है एवं आप इसके छोटे छोटे कीवर्ड्स के नोट्स बना सकते हैं। छोटे छोटे कीवर्ड्स के, जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिया है, पर आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखना है। कीवर्ड्स इन द सेंस कि आपको लिखना है शपथ, सिर्फ लिखना है तो वहाँ पे लिख दें शपथ 60, आगे एरो बनाकर CGI। मैं आपको अभी टेक्निक बताऊंगा ये मिटा के कि हमको कैसे लिखना है या कैसे हमको पॉइंट याद करने हैं। ठीक है। फिर राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तें क्या हैं, क्या शर्तें हैं जो कि राष्ट्रपति को बनाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारी शर्त ये है राष्ट्रपति के लिए कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी राज्य की विधानसभा का या संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। हमारी पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, या राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। पहली बात कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई भी लाभ का पद वो धारण नहीं करेगा। फिर राष्ट्रपति के पास कुछ भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। भत्ते जैसे कि अगर हम देखें उसके लिए जो हमारे लिए DA मिलता है ना, भत्ते, महंगाई भत्ता, ये भत्ता, वो भत्ता, उस तरीके के कोई भत्ते और विशेष अधिकार। तो विशेष अधिकार की चर्चा भी अपन करते हैं कि कौन से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। मज़ा आ जाएगा आपको भी जानकर। आप चाहोगे कि यार काश मैं भी राष्ट्रपति होता। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सुविधाएं देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी है, उनके पास क्या क्या सुविधाएं उनको हमारी सरकार मुहैया कराती है। सबसे पहले तो सैलरी ही उनकी 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। सैलरी कितनी है? 1.5 लाख रुपए प्रति माह। पर उनको सुविधाएं इतनी प्राप्त हैं कि वो 1.5 लाख रुपए में से मुश्किल से 1 आध रुपये भी खर्च हो। मुझे तो नहीं लगता कि 1.5 लाख में से 1 आध रुपये भी खर्च होता होगा। सीधी सीधी सूखी बचती है। मिलता क्या है सुविधाओं में? 1.5 लाख रुपए सैलरी, समझ रहे हो आप? पूर्ण सुसज्जित आवास, राष्ट्रपति भवन देखा है ना, तो वो राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति को बिल्कुल 0 रुपये में मिलता है। उसको उनको कोई भी शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है राष्ट्रपति भवन का। आपने देखा होगा गवर्नमेंट में जो क्वार्टर्स मिलते हैं, उन क्वार्टर्स का भी आपको कुछ ना कुछ शुल्क चुकाना पड़ता है। पर यहाँ पर राष्ट्रपति को जो इतना शानदार राष्ट्रपति भवन मिला है, उसका कोई भी रुपया इनको यहाँ नहीं चुकाना पड़ता। तो पूर्ण सुसज्जित आवास। फिर उसके बाद इनको फ़ोन की सुविधा मिलती है। ठीक है, जिसको भी चाहे जितना भी चाहे फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन की सुविधा है
राष्ट्रपति के पास। उनको कार की सुविधा मिलती है, फ़ोन की सुविधा, कार की सुविधा, जहाँ जाना है, जितना जाना है, जैसे जाना है जाओ, आपके पास सुविधा है। चिकित्सा सुविधा है, यात्रा सुविधा है, विदेश यात्राएं करते हैं राष्ट्रपति जी, हमारी लोकल की यात्राएं करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करते हैं, वो सब फ्री है। फिर इनको एक सचिवालयीन स्टाफ मिलता है। भाई आपको राष्ट्रपति भवन मिल गया, पर राष्ट्रपति भवन में भी काम करने के लिए लोग लगेंगे, है ना। राष्ट्रपति भवन की साफ़ सफाई है, खाना बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं घर में, वो सारे के सारे काम के लिए इनको सचिवालयीन स्टाफ मिलता है। साथ साथ में ये जो सचिवालयीन स्टाफ होता है ये इनके ऑफिशियल काम भी करता है, ऑफिशियल काम भी करता है। तो इनको वहाँ पर ऑफिस एक्सपेंडिचर के रूप में 60,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं। ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए 60,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं। ठीक है, अब ये तो रही इनके विशेष अधिकार की बात, ये तो रही इनके भत्ते जो मिलते हैं और इनको सुविधाएं जो मिलती हैं उसकी बात। अच्छा एक बात, ये जो सैलरी है और ये जो सुविधाएं हैं, मुख्यतः सुविधा कौन सी, 60,000 रुपये वाली और 1.5 लाख रुपये वाली। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, अगर राष्ट्रपति रिटायर होता है तो उसमें से उसके पास कौन सी सुविधाएं होती हैं। तो अगर राष्ट्रपति रिटायर होता है तो ये 1.5 लाख रुपए का 50%, इस 1.5 लाख रुपए का 50% उसको सैलरी के रूप में मिलेगा और बाकी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, आवास भी मिलेगा, फ़ोन भी मिलेगा, कार, चिकित्सा, यात्रा और सचिवालयीन स्टाफ भी मिलेगा। और साथ साथ में यहाँ पे जो 60,000 ऑफिस एक्सपेंडिचर मिल रहा है, ये आधा हो के 30,000 रुपये इनको ऑफिस एक्सपेंडिचर मिलेगा। किस कंडीशन पर, रिटायरमेंट की कंडीशन पर। ठीक है, इनको 30,000 रुपये ये रिटायरमेंट की कंडीशन पर मिलेगा। अब अगर राष्ट्रपति रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति रहते हुए अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो भी उनका स्पाउस होगा, स्पाउस को भी ये 50% मिलेगा और ये सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस इनको ये ऑफिस एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको 50% सैलरी और ये सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, ऑफिस एक्सपेंडिचर फिर स्पाउस को नहीं मिलेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तीसरी बात, राष्ट्रपति जी थे, रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद उनकी सैलरी आधी हो गई, सुविधाओं में तो पूरी की पूरी रहेंगी, ये 60,000 भी उनके आधे हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तब उनके स्पाउस को क्या मिलेगा। तो उनके स्पाउस को जो भी उनको तत्कालीन में रिटायरमेंट पर जो सैलरी या जो पेंशन मिल रही होगी, भाई रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है तो इस सैलरी की आधी 50% पेंशन, तो उसका भी 50% उनके स्पाउस को मिलेगा और ये सारी की सारी सुविधाएं उसके पास रहेंगी। ठीक है, पेंशन की भी जो आधी 50% रहेगी वो उसको मिलेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास विशेष अधिकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा विशेष अधिकार उनके पास ये होता है कि कोई भी कोर्ट उनके खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकता। कोई भी कोर्ट, फिर से सुनिएगा, कोई भी कोर्ट, पूरे देश में कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति जी के खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकता, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो, चाहे वो दीवानी मामला हो। देखो, ये सबसे पहले लिखा है कि कोर्ट कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकता। ठीक है, आपराधिक कार्रवाई से उनकी उन्मुक्ति रहेगी। मतलब वो अगर कोई भी अपराध करता है तो उसमें उसकी उन्मुक्ति रहेगी, मतलब उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति किसी को थप्पड़ मार देता है, किसी को डंडे से पीट देता है, तो भी वो फ्री है वो काम करने के लिए। वैसे कोई करता नहीं है ऐसे काम, पर फिर भी अगर आपराधिक कार्रवाई से उनको उन्मुक्ति रहेगी, मतलब वो छोटे मोटे अपराध कर सकता है। ऐसे अपराध कर सकता है जिसमें संविधान का उल्लंघन ना हो, जिसमें संविधान का उल्लंघन ना हो, जिसमें सज़ा का प्रावधान ना हो, ऐसे वो सारे के सारे
अपराध कर सकता है। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। वो ऐसे कानूनों को तोड़ते थे जिसमें सज़ा नहीं होती थी। तो इस तरीके से आपराधिक कार्रवाइयों से उनको उन्मुक्ति रहेगी, मतलब आपराधिक कार्रवाई का कोई भी उन पर केस नहीं चलाया जाएगा। कोर्ट कोई भी नोटिस उनको जारी नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट हो कोई भी नोटिस उनको जारी नहीं कर सकता उनके खिलाफ में। क्रिमिनल एवं सिविल कार्रवाई नहीं होगी। दो कोर्ट होते हैं हमारे यहाँ, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट वो होते हैं जहाँ पर आपराधिक गतिविधियों के बारे में सुनवाई होती है। जैसे किसी ने मार दिया, कोई झगड़ा हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो ये सारी क्या है, क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं, जिनको हिंदी में फौजदारी मामले कहते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं फौजदारी मामले। और सिविल मामले होते हैं ज़मीनी विवाद जो होते हैं, है ना, ज़मीन से रिलेटेड जो विवाद होते हैं या ज़मीन की खरीद फरोख्त जो होती है, वो सारे के सारे सिविल मामले कहलाते हैं, या इनको हम कहते हैं दीवानी मामले। ठीक है, तो दीवानी मामले, इनमें भी कार्रवाई नहीं होगी। ना तो आप राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकते हो, ना ही राष्ट्रपति को जेल होगी। ना तो राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार कर सकते हो और ना ही राष्ट्रपति को कभी जेल होगी। राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें उसको थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है, वो ये है कि अगर दीवानी मामले या कोई निजी कृत्य वो ऐसा करते हैं जिसमें संविधान का डायरेक्ट उल्लंघन हो रहा हो, ऐसा दीवानी मामला या ऐसा कोई निजी कृत्य जिसमें डायरेक्ट संविधान का ऑब्सोल्यूशन हो रहा हो, तब फिर इनको 2 माह पूर्व उसकी जानकारी दी जाएगी, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किसके बारे में? जो व्यक्ति ने इनके खिलाफ में कंप्लेन करी होगी उसकी जानकारी होगी, आवेदक की जानकारी होगी, उसके मामले की संपूर्ण जानकारी होगी कि एक्चुअल में मामला क्या है, और इसमें पूरी की पूरी सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी कि आपके खिलाफ में ये ऐसा ऐसा हुआ है। और इसका भी एक अवधि है कि ये 2 माह पूर्व राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी जाएगी, और 2 माह बाद अगर राष्ट्रपति का इसमें उत्तर या प्रत्युत्तर आता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आता है, 2 माह में अगर उनका उत्तर या प्रत्युत्तर नहीं आता है, तब जाकर फिर कोर्ट उनको नोटिस जारी देगा एवं महाभियोग की प्रक्रिया चलाएगा। अब इसमें अगर राष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी दी कि भाई आपके खिलाफ इस तरीके का किसी ने आवेदन किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति खुद जाके कोर्ट को बताए। राष्ट्रपति का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जाके कोर्ट को बता सकता है कि एक्चुअल में मामला क्या है, उसमें किसकी गलती है, राष्ट्रपति जी अभियोजक है या नहीं है, उसकी जानकारी इनका राष्ट्रपति का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जाकर कोर्ट को देगा। अगर उससे कोर्ट संतुष्ट होती है तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं संतुष्ट होती है तो उससे क्लैरिफिकेशन मांगेगी। अगर क्लैरिफिकेशन में भी फेल हो जाता है तब फिर जाके उनको नोटिस जारी होगा, और नोटिस देने के पश्चात महाभियोग भी चलाया जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा राष्ट्रपति 2.0 या पार्ट 2 में आज इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए हमारी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ में। एक एक करके हम सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे। दिस इज अनुराग जैन साइनिंग ऑफ द सेशन।